बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। पाकिस्तान बनाम जनूबी अफ्रीका मैच काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल हो गया और आज पाकिस्तान की टीम पहले ही सेशन में 378 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और उसके बाद फिर जनूबी अफ्रीका ने आज खेल के अख्ताम तक जनूबी अफ्रीका की टीम ने 216 रन बनाए जबकि उनकी 6 विकेटें गिरी हुई थी। और पाकिस्तान की जानिब से आज एक बार फिर नोमान अली जो हैं वो पाकिस्तान के लिए आखिरी उम्मीद साबित हुए। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। साजिद खान जो हैं वो आज आउट ऑफ टच नज़र आए, उस तरह से जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो उस तरह की बॉलिंग वो नहीं कर पाए। शायद पिच उनको उस तरह से सूट नहीं कर पा रही थी, लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस मैच में कमांडिंग पोजीशन में इस वक्त मौजूद है। दूसरे दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान इज अहेड ऑफ द गेम, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो टोनी डिसोर्सी है जो इस वक्त खड़ा हुआ है 80 ऑड रन के ऊपर, ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। इसके अलावा 162 रन की ट्रेल है अभी जो जनूबी अफ्रीका की। पाकिस्तान अभी 162 रन की लीड रखता है, तो पाकिस्तान इसमें से कितनी लीड बचा पाता है, ये बड़ा सवाल है। और फिर एक और सवाल जो मैं आज के इस प्रोग्राम में रखने जा रहा हूं वो ये कि क्या 378 से ज्यादा पाकिस्तान रन्स नहीं बना सकता था? क्या पाकिस्तान ने एक जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान ने मौका जाया कर दिया, खासतौर पे हमारे आखिरी आने वाले बल्लेबाजों ने जिस तरह से खेल खेला। हमने इस मैच में दो बार एक ही तरह का कोलैप्स हमारी बल्लेबाजी में देखने को मिला, एक हमारे मिडिल ऑर्डर में और एक हमारे टेल एंडर्स की तरफ से, जो अगर मेरे ख्याल में उसको बेहतर किया जाता तो पाकिस्तान कोई 450 450 तक भी पाकिस्तान रन्स बना सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। पाकिस्तान ने आज अपने दिन का आगाज काफ़ी अच्छा किया और आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान दोनों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। स्टार्ट में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। मोहम्मद रिजवान को जो मुत्तू सामी है उसका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बॉल पड़ा जिसके ऊपर वो एज हो गए और आउट हो गए। अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट बल्लेबाजी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हमें मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान के दरमियान देखने को मिली। आगा सलमान आखिर तक कोशिश करते रहे। मोहम्मद रिजवान के बाद अचानक मतलब एक वो आपने देखा था 199 पे पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई थी, तो यहां भी पाकिस्तान के साथ कुछ उसी किस्म का मसला हुआ कि 362 के ऊपर आई थिंक सो पाकिस्तान के कुछ 3 विकेटें एक साथ गिर गई पाकिस्तान की। पहले रिजवान आउट हुए, फिर उसके बाद जो है वो हमारे नोमान अली पहली बॉल पे ही आउट हो गए, फिर साजिद खान भी पहली बॉल पे आउट हो गए। तो ये जो सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला बना, लेकिन मुत्तू सामी ने 6 विकेटें ली जी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है और पिच का जो पेस है उसको शुरू में वो जज नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर, लेकिन बाद में आके उन्होंने पिच के पेस को जज किया और उसके मुताबिक उन्होंने बॉलिंग की और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। 6 विकेटें आके दूसरे मुल्क की पिचेस के ऊपर हासिल करना ये एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मैं समझता हूं कि मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान थोड़ी देर और खड़े रहते और दोनों अगर अपनी सेंचुरीज कर जाते तो इस मैच में बड़ा रंग आ जाता पाकिस्तान के। अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद रिजवान भी आउट हो गए बगैर सेंचुरी किए हुए और आगा सलमान तो 90s में जाके आउट हुए। वो प्रॉब्लम ये था कि उनका कोई साथ निभाने वाला नहीं रहा। मैं हैरान हूँ पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स के ऊपर कि जो सिचुएशन को नहीं देखते, जो इस तरह से नहीं देखते कि आपके सामने जो बंदा खड़ा हुआ है उसकी इस वक्त वो किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है, टीम किस सिचुएशन में है, और वो आके अजीबो गरीब किस्म की शॉट्स खेलते हैं। मैं जो शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह से बाहर निकल के उन्होंने शॉट खेली है, मैं बहुत हैरान हुआ हूँ। उसकी वजह यह है कि आपको बेसिक सेंस होनी चाहिए कि आप उस पिच के ऊपर कि जिसके ऊपर बॉल टर्न हो रहा है, आप बाहर निकल के लपेटा मारने के चक्कर में हैं। अपनी जगह पे खड़े खड़े आप ये कोशिश कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बाहर निकल के आपने ये जो हरकत की उसके ऊपर आपने विकेट अपनी गंवा दी और
मतलब जो एक चांस था आगा सलमान के पास एक सेंचुरी करने का, वो चांस उनको अवेल नहीं हो सका। बाद में हसन अली आ गए तो उन्होंने फिर कोशिश की कि मैं जल्द अज जल्द जो है वो अपनी सेंचुरी बना लूं, लेकिन वो 93 के ऊपर आउट हो गए। पाकिस्तान 378, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को 425 के करीब रन बना सकता था, और 30-40 रन भी 50 रन हो जाते तो और बहुत अच्छा था। 30-40 रन भी पाकिस्तान अगर मजीद बना लेता तो पाकिस्तान इस वक्त और ज्यादा कमांडिंग कंडीशन में होता, कमांडिंग सिचुएशन में होता। पाकिस्तान की तरफ से जो बॉलिंग देखने को मिली है वो तो सिंपली नोमान अली शो है जी। नोमान अली पाकिस्तान की मौजूदा जो टेस्ट क्रिकेट है, ख़ास तौर पे जो आपके घर के ऊपर हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, और साजिद खान भी उनमें शामिल है। लेकिन साजिद खान आज जो है वो आउट ऑफ टच नज़र आए हैं अपनी बॉलिंग में, उन्होंने कुछ अच्छे ओवर्स नहीं किए। नोमान अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया कि उनसे कुछ अच्छे ओवर नहीं हुए, और वैसे भी वो पहली इनिंग्स में कोई बहुत ज़्यादा विकेटें हासिल नहीं करते, नई बॉल के साथ वो विकेट्स लेते थे। लेकिन आज जो है वो आपको पता है नई बॉल शाहीन शाह अफरीदी और नोमान अली ने की, और मेरे ख्याल में वहाँ पे थोड़ा सा मौका पाकिस्तान ने ज़ाया किया, क्योंकि दो राइट हैंडेड एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के साथ ओपनिंग का स्टार्ट हुआ था, तो शायद उस वजह से पाकिस्तान ने ये नहीं किया। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की अचीवमेंट थी वो एडन मार्करम को आउट करना था। को बहुत ज़्यादा रन्स नहीं वो बना सके, हालांकि स्टार्ट जनूबी अफ्रीका ने अच्छा किया। उसके बाद फिर दूसरी विकेट पाकिस्तान को जाके जो है वो 80s में जाके मिलती है, वो भी नुमान अली लेते हैं, और वो भी नुमान अली के हिस्से में आई जब उन्होंने मल्डर को आउट किया। उसके बाद फिर जो डिसोसी और रैकल्टन के दरमियान जो पार्टनरशिप लगी ना सर, वो तो अच्छी खासी जो थी, वो जिसको आप कहते हैं कि अच्छी खासी पार्टनरशिप प्रॉब्लम बन रही थी पाकिस्तान के लिए, और लग रहा था कि भाई ये कहीं ले ही ना जाएं, कोई इस किस्म का हिसाब किताब ना पाकिस्तान के साथ कर दें कि हम परेशान हो जाएं, हम कहें भाई हमने अच्छे खासे रन्स बनाए हैं और पता चले कि जनाब वो रन्स जो हैं वो तो कुछ और ही हो गया हमारे साथ। तो ये जो सिचुएशन है मेरे ख्याल में, इसमें पाकिस्तान ने भी कम बैक किया, और वहाँ पे जो ख़ास तौर पे जो पार्टनरशिप तोड़ी है वो आगा सलमान ने आके एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉल की उन्होंने, और उस पर बाबर आजम ने बहुत शानदार किस्म का कैच पकड़ा। वो जो ब्रेक की है पार्टनरशिप, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और उसके बाद फिर उनके भी 3 प्लेयर्स जो थे वो ऊपर नीचे आउट हो गए, यानी एक किस्म का कोलैप्स जो है वो उनकी तरफ से भी देखने को मिला। तो यहाँ पे इस पिच में ये सिचुएशन लग रही है कि अगर आप पिच पे खड़े हो गए हैं तो जितना इसका फायदा उठा सकते हैं उठा लें, क्योंकि नए आने वाले बल्लेबाज के लिए इस पिच के ऊपर फौरी तौर पे आके जो है वो कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और पिच के पेस को जज करना प्रॉब्लम बन जाता है। और फिर बॉल टर्न भी हो रही है, अच्छी खासी टर्न हो रही है, स्लो साइड पे है पिच, इसका जिक्र नोमान अली ने भी किया कि पिच जो है वो स्लो साइड के ऊपर है, लेकिन आगे चल के शायद डबल पेस हो जाए। हमारे जो फास्ट बॉलर आज हैं नज़र आए हैं, हसन अली जो है उन्होंने पुरानी बॉल से जब बॉल की तो लग रहा था थोड़ा रिवर्स हो रहा है, तो अब उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान के ये फास्ट बॉलर्स जो हैं वो आई थिंक सो आखिरी इनिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो उनको विकेट नहीं मिली, ना शाहीन को मिली ना हसन अली को मिली। लेकिन आगे चल के मुझे लगता है कि जब डबल पेस हो जाएगी, मजीद चौथी इनिंग्स में मुश्किल पेश आएगी बल्लेबाजी करने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम को। आई थिंक चौथी इनिंग में उनको प्रॉब्लम फील होगी फास्ट बॉलर से, और उसमें मेरे ख्याल में वो लो बाउंस रहने वाला मसला भी दरपेश होगा, पिच अपने रंग दिखाएगी। तीसरी इनिंग्स में पाकिस्तान को अब करना क्या है? पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका को जितनी जल्दी पाकिस्तान आउट कर ले उतना अच्छा है, क्योंकि हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान पिछले टेस्ट मैचेस में, खासतौर पे जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान क्या कर रहा था, पाकिस्तान फिनिश नहीं कर पा रहा था अपने बॉलर्स के जरिए। और उनके आपको याद होगा कि उनके एक ऑलराउंडर थे जो पाकिस्तान के गले पड़ गए थे, और इसके अलावा भी कुछ प्लेयर्स जो थे वो एक टेस्ट मैच में तो मार्को यानसन और रबादा वगैरह हमें ले उड़े थे।
और आखिर में आगे हम मैच हार गए थे। तो यहाँ पर मैं तवक्को करता हूँ कि पाकिस्तान के स्पिनर्स जो हैं वो तीसरे दिन आके कुछ अच्छी बॉलिंग करेंगे, थोड़ी एग्रेसिव बॉलिंग करेंगे, क्योंकि हमें विकेट्स लेनी है। और अगर हम विकेट्स टाइम पे ले लेते हैं, और चलिए 160 हैं, 162 है, और पाकिस्तान 62 रन में आखिरी 4 विकेटें भी ले लेता है, तो मैं समझता हूं कि ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। 100 से ऊपर कुछ भी पाकिस्तान अगर लीड हासिल करने में कामयाब हो जाता है और पाकिस्तान की टीम 200 रन भी तीसरी इनिंग्स में बना लेती है, तो मैं आपको बताऊं कि आखिरी चौथी इनिंग्स में यहां पे 300 रन बनने बहुत मुश्किल है। बस थोड़ा सा डर लगता है। मैं अभी उस्मान के साथ भी बात कर रहा था, थोड़ा सा डर लगता है पाकिस्तानी टीम से कि पाकिस्तान की टीम कहीं कुछ इस किस्म की हरकत ना कर दे कि जिसका हम माजी में देखते आए हैं पाकिस्तान की टीम करती रही है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान अच्छा खेला है। बस एक ही खामी पाकिस्तान की बैटिंग में नज़र आई है, जिस तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, मैं समझता हूं कि खुद को अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया बाबर आजम ने, जिस तरह से उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की। फिर सऊद शकील ने, उन्होंने अपनी विकेट एक किस्म का बहुत लेजी शॉट खेल के अपनी विकेट उन्होंने तोहफे में दे दी। इनसे ज़्यादा उम्मीद थी मुझे, बाबर आजम से बहुत उम्मीद थी, लेकिन बाबर आजम नहीं सुधरने वाले, ये मैं आपको बताऊं। जब तक वो अपनी गलतियों पर काबू पाने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस नहीं आएंगे, मैं आपको बताऊं कि उनके लिए कोई किसी किस्म का कोई हल नहीं है उनके पास। आपको अपनी गलतियों को दुरुस्त करना है। आपको जहां मौका मिलता है रेड बॉल क्रिकेट खेलने का, आप खेलिए, और रेड बॉल क्रिकेट से ही आपके मसाइल हल होंगे। आप देखिए कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ जाते नहीं हैं। एक मैच भी अगर खेलने का मौका मिले वो नहीं खेलते। ये प्रॉब्लम है उनके साथ, कब से वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले। जब उनको मौका मिलता है वो घूमने फिरने चले जाते हैं, सैर करने चले जाते हैं, एड कैंपेन्स करने चले जाते हैं। ये शोहरत हमेशा नहीं रहती, ये ज़हन में रखिएगा। अगर आपको क्रिकेट खेलनी है तो आपको बेसिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, और ये बेसिक्स के ऊपर काम किया। आपने देखा कि इमामुल हक ने पिछले 1.5-2 साल से, यकीन कीजिए, मैं एबटाबाद में था, एबटाबाद के सारे मैचेस आगे खेले हैं उन्होंने। मतलब ये नहीं किया कि मैं बड़े शहरों में मैचेस खेलूं, छोटे स्टेडियम्स में जाके, हर जगह पे वो मैच खेलता हुआ बंदा नजर आया। फिर वो काउंटी में उसको मौका मिला, काउंटी भी वो खेल के आया। उसने कोई मौका रेड बॉल क्रिकेट खेलने का मिस नहीं किया। लेजेंड्स हमेशा रेड बॉल क्रिकेट से बनते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। वाइट बॉल क्रिकेट से लेजेंड्स नहीं बनते, हिस्ट्री याद नहीं करती वाइट बॉल क्रिकेट वालों को। तो बाबर आजम को सोचना पड़ेगा सीरियसली इस मौके के ऊपर कि भाई उसको अपने इश्यूज को रिजॉल्व करना है, और कैसे रिजॉल्व करना है, कम बैक टू द बेसिक्स। बहुत हो चुका कि आपका क्राउड आपको देखने के लिए आता है और फिर मुंह लटका के वापस चला जाता है। दूसरे खिलाड़ियों को आउट करने की ख्वाहिश होती है उनकी कि ये फलां आउट हो जाए और बाबर आ जाए। ये ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि टीम को सपोर्ट करना चाहिए। हमारी पाकिस्तानी टीम है, हम इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करते हैं, और फिर जब इंडिविजुअल को सपोर्ट करते हैं तो फिर जब कोई आउट होता है तो आपको स्टेडियम खाली करना पड़ जाता है। बहरहाल आप दीजिए अपनी राय, आपके ख्याल में पाकिस्तान का कैसा खेल है। नोमान अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, अगेन उसने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, 5 विकेटें, और मेरे ख्याल में 22 जो उनकी इनिंग्स हैं उनमें उन्होंने जो है वो 8 बार 5 विकेटें हासिल की हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब 9वीं बार हो गई, अब ये 9वीं बार, 8 बार पहले ले चुके थे, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस एज में एक बंदा इतनी परफेक्शन के साथ बॉल कर रहा है, कमाल कर रहा है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उम्मीद करते हैं कि अगले दिन यानी तीसरे दिन पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर खेलता हुआ दिखाई देगा, और ये टेस्ट मैच जिसमें पाकिस्तान के लिए टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था, वो जीत कर शान मसूद ने एक बुनियाद रखी। आई थिंक सो कि वो पाकिस्तान के काम आएगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।